वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? प्लीज़ एक बार बताइए। हेलो हेलो। हेलो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज़ एक बार बताइए, क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून। मनीष, आत्माओं का राजा, सरिता, पुनीत। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँगा। वैसे कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। कंपनी आई भारत में 1620 में थी। ठीक। बट आई लेट यू नो। यार आज मेरे से मैराथन मत दिलवाओ भाई। आज बहुत थका हुआ हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है। हाँ यार, उसी के चक्कर में सोया नहीं हूँ मैं भी। ठीक। अभी अभी पहुंचा हूँ मैं। चलो शुरू करें। चलिए शुरू करें। शेल वी स्टार्ट? मैं कोशिश करूंगा आलोक। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। आई ट्राई कि मैं बड़ा लिख पाऊँ उसमें। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। तो आपको याद है दोस्तों, हम आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और आज आधुनिक भारतीय इतिहास में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। द फ्रेंच एंग्लो कन्फ्लिक्ट, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कर्नाटक वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से कर्नाटक युद्धों की बात कर रहे होंगे, कर्नाटक वॉर की बात कर रहे होंगे। पर एक बार पहले हम देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और यहाँ से अब आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न बनना भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अभी तक जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, बीच में कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो ये प्रीलिम्स के लिए था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डुप्ले को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है कि डुप्ले की नीतियों की समीक्षा कीजिए। जो इंडिया में डुप्ले की पॉलिसीज रही हैं उनको किस तरह से आप एवेल्युएट करते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तीनों कर्नाटक युद्ध, मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, मुझे नहीं लगता कि हर एक कर्नाटक युद्ध पे अलग अलग सवाल पूछेगा। वो तीनों कर्नाटक युद्ध को मिलाकर के एक सवाल पूछेगा। तीनों के एक साझा कारण पूछ सकता है, तीनों का साझा परिणाम पूछ सकता है, और तीनों का साझा प्रभाव पूछ सकता है। शायद वो एक बेहतर तरीका होगा मुख्य परीक्षा में सवाल करने का। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार जरा हम इन चीजों को देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ मूल बातों का अध्ययन किया था। कुछ बेसिक बातें हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ी थी। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने विस्तार देखा था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर भारत में अपना एक्सपेंशन किया। तो उत्तर भारत के एक्सपेंशन में हमने देखा कि बंगाल में
उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो हुगली में स्थापित की थी। और जब उन्होंने हुगली में फैक्ट्री लगाई तो इस जगह वो व्यापार का एकाधिकार व्यापार के लिए एक पास चाहते थे कि आप हमसे एक एनुअल टैक्स ले लीजिए और एक एनुअल टैक्स के बदले हमें एक कार्ड इशू कर दीजिए और वही कार्ड दिखा करके हम हर जगह व्यापार कर लिया करेंगे। तो हमने यह भी देखा था कि बंगाल के मुगल गवर्नर ने शाह सुजा ने एक 3,000 रुपए का वार्षिक पास इनको दिया था और हुगली वाले क्षेत्र में और बंगाल के कुछ और क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। आप ये पास दिखाइए, उस पास को निशान कहा गया था और उस पास को दिखा करके आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने यह भी जाना था कि 1668 में औरंगजेब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली भिड़ंत होती है। वही चीज जो हमने पोर्चुगल कंपनी के बारे में देखा था कि पोर्चुगल कंपनीज कुछ ऐसे काम करने लगे थे जो निश्चित तौर पर एक राजा की प्रभुसत्ता को चुनौती देने वाले थे, जो निश्चित तौर पर एक किंग की सोवेरेनिटी को चैलेंज करने वाले थे। जैसे उन्होंने पायरेसी शुरू कर दिया था, फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते थे। तो इस प्रकार की चीजों से शाहजहां ने उन पर अटैक करवा दिया था। ठीक इसी तरह अंग्रेज भी कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, वो अपने किलों को दुर्गीकृत करना शुरू कर देंगे, फोर्टिफिकेशन शुरू कर देंगे, बड़ी मात्रा में वो आर्मी रखेंगे और जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो लोकल ट्रेडर्स हैं, वो उनको परेशान करेंगे। तो इसी बात के चलते 1668 में औरंगजेब ने अटैक किया और हुगली और मछलीपट्टनम पर अंग्रेजों से अधिकार छीन लिया। अंग्रेज हमेशा की तरह कूटनीति में बहुत अच्छे थे, डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे थे। वे औरंगजेब के दरबार में आए, उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी और माफी मांग करके अपनी खोई हुई चीजों को वापस से अक्वायर कर लिया। फिर हमने कलकत्ता के बारे में पढ़ा कि 1698 में 1698 में जॉब चेरनॉक एक ब्रिटिश अधिकारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है, वह भारत आता है और भारत आकर के पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में वहाँ के गवर्नर से 3 गांव खरीदता है। उसमें सुता नदी है, उसमें कालीकट है और उसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि गोविंदपुर है। इन तीनों गांवों को मिलाकर के वो एक नया शहर बनाता है जिसे कलकत्ता कहा जाता है और उसी कलकत्ता में वह अपना हेड ऑफिस बनाता है और उस हेड ऑफिस को वह फोर्ट विलियम का नाम देता है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि कलकत्ता या फोर्ट विलियम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जॉब चेरनॉक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने शाही फरमान के बारे में पढ़ा था, हमने रॉयल डिक्री के बारे में पढ़ा था। शाही फरमान जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि लगातार ब्रिटेन के अधिकारी, ब्रिटेन के राजा अलग अलग एम्बेसडर को मुगलों से मिलने के लिए भेजते थे और उनका एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करना, मैक्स टू मैक्स ट्रेडिंग रिलैक्सेशन को एक्वायर करना। देखो अभी भी आप देखते हो कि भारत अलग अलग देशों से मिलता है, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विदेश मंत्री भारत आते हैं और फिर दोनों के बीच में समझौते होते हैं। तो दोनों कई बार टैक्स को लेकर के समझौता कर लेते हैं कि यार कुछ चीजों पर आप टैक्स मत लगाना, कुछ चीजों पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है? रिलैक्सेशन है। आपको याद होगा एलॉन मस्क नाम के एक व्यक्ति हैं और वो एक उनकी एक कार कंपनी है जिसे टेस्ला कहा जाता है, जो मुख्य रूप से बैटरी से चलने वाली कारें बनाता है, बैटरी से चलने वाले व्हीकल बनाता है। तो एलॉन मस्क इंडिया आए और उन्होंने पीएम से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन दे दें, क्योंकि हम प्लांट इंडिया में नहीं लगा सकते, प्लांट हमारा ऑलरेडी चाइना में लगा हुआ है। तो जब भारत में बाहर से कोई कार आती है तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो एलॉन मस्क ने ये बात रखी, हालांकि ये बात नहीं मानी गई। अंततः एलॉन मस्क ने निर्णय लिया कि वो भारत में भी आने वाले समय में अपनी एक फैक्ट्री खोलेंगे और टेस्ला का प्रोडक्शन इंडिया में भी होगा। तो ये क्या है? ये कोशिश की जाती है कि हमें व्यापारिक रियायतें मिल सकें। हमें क्या मिल सकें दोस्तों? हमें ट्रेड में रिलैक्सेशन मिल सके। बट इतना आसान होता नहीं। पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो जॉन सरमन बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर के मिलने जाते हैं उस समय के
मुगल बादशाह फर्रुखशियर से। फर्रुखशियर के पास वो जाते हैं और बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमें सूरत में और बंगाल में एक पास इशू कर दें, जिससे हम पूरे बंगाल में और पूरे सूरत में हर बार हमें कर ना देना पड़े, एक ही बार हमें टैक्स देना पड़े और हम साल भर व्यापार कर सकें। पहली मीटिंग में कहा जाता है कि ये बात नहीं बनी थी, लेकिन दूसरी मीटिंग में ये बात बन जाती है। तो जैसा हमने कल जाना कि जॉन सरमन मिशन के साथ एक डॉक्टर भी आए हुए थे और डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन नाम के एक डॉक्टर भी उसी मिशन के साथ भारत आए हुए थे। अंडरस्टूड। तो हैमिल्टन ने फर्रुखशियर को कोई बीमारी थी, कुछ किताबें कहती हैं कि उसे एक फोड़ा फुंसी थी, उसको ट्रीट कर देता है। अब जैसे ही वो उसको ठीक कर देता है तो जो फर्रुखशियर है वो इम्प्रेस हो जाता है और फर्रुखशियर इम्प्रेस होकर के जॉन सरमन की मांगों को मान लेता है और उन्हें एक रॉयल डिक्री, एक शाही आदेश जारी करता है और उस आदेश में 3 बातें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, 3 अलग अलग बातें उसमें लिखी हुई होती। तीन उसमें अलग अलग बातें रहती हैं। सबसे पहली चीज उसमें रहती है कि आप 3,000 रुपए का वार्षिक कर दीजिए, आप 3,000 रुपए का एनुअल टैक्स दीजिए और इस एनुअल टैक्स के बदले आप बंगाल में पूरी तरह से व्यापार कीजिए। 10,000 रुपए का आप एनुअल टैक्स दीजिए और सूरत में आप पूरी तरह से व्यापार करिए। और तीसरी और सबसे बड़ी शर्त यह रहती है कि 1668, जैसा कल हमने आपको बताया था कि बंबई अब जो है वो हेडक्वार्टर बन चुका है, 87 के आसपास, माफ कीजिए 87 या 90 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बंबई बन चुका है और बंबई में अब ये क्वाइन मिंटिंग करने लगे हैं, अर्थात ये सिक्के ढालने का काम करने लगे हैं। अंडरस्टूड। तो उसमें एक परमिशन और थी कि जहां जहां पर मुगल साम्राज्य है वहां वहां ब्रिटेन के द्वारा ढाले गए इन सिक्कों को मान्यता दे दी जाएगी, मतलब उनकी करेंसी को मान्यता दे दी जाएगी। ब्रिटेन के इतिहासकारों ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। स्वर्ण फरमान हमने देखा था कि ये गोलकुंडा के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इशू किया था, ये अलग चीज है। इसके बाद दोस्तों हमने दक्षिण में विस्तार पढ़ा। तो दक्षिण में विस्तार, मद्रास पर अधिकार 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास की जमींदारी ले ली और इसी मद्रास पर आधुनिक मद्रास की स्थापना की और इसे दक्षिण भारत के व्यापार का केंद्र बनाया और मद्रास में एक किला बनाया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। एक किला उसने यहां पर बना लिया। अगली चीज जो हम समझते हैं कि बंबई पर भी अधिकार हुआ। 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह हो गया और पुर्तगालियों ने एक गिफ्ट के तौर पर चार्ल्स प्रथम को मुंबई उपहार में दे दिया। बंबई उस समय एक वीरान इलाका है, ऐसा कुछ विशेष है नहीं है, अलग अलग बहुत सारे द्वीप हैं तो उतना महत्व नहीं है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्वेस्ट किया कि आप ये बंबई वाला क्षेत्र हमें दे दीजिए, हम इसका विकास करेंगे। और कहा जाता है कि 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया और वहां पर दोस्तों गेराल्ड ओगियार ने आधुनिक मुंबई की स्थापना की और 1687 में सूरत के स्थान पर मुंबई को अपना मुख्यालय बनाया। यहां तक चर्चा हमने की थी। फिर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने पढ़ा, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। 1616 में कंपनी बनी, 1620 में ये भारत आए और पहली फैक्ट्री इन्होंने तमिलनाडु के ट्रैंकोबर में खोली थी और 1845 में ये अपना पूरा व्यापार अंग्रेजों को बेच करके भारत से चले गए। फिर हमने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था और यहां से 1668 से 1742 के बीच की जो घटनाएं हैं
इन्हें हमें लिखना था और मैंने कहा था कि ये जो इतना हिस्सा है वो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से लिखवा दूंगा और हम उसको पढ़ भी लेंगे। पर सामान्य परिचय में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो सामान्य परिचय में हमने जाना कि यह एक पूरी तरीके की सरकारी कंपनी है जिसे 1664 में फ्रांस के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने बनाया था। राजा उस समय लुई 14 थे। भारत आगमन 1668 में होता है। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में ये भारत आते हैं। अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में खोली, लेकिन इन्होंने अपना मुख्यालय पुडुचेरी को बनाया जो कि फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा बनाया गया था। हमने ये भी जाना था कि भारत में इनकी नीति 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सिर्फ व्यापार करेंगे। 1742 में जब डुप्ले को भारत में गवर्नर बनाकर के भेजा जाएगा तो वो विस्तारवाद की नीति अपनाएगा और उसका परिणाम होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होने वाले 3 बड़े युद्ध, जिन्हें हम कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं, जो 1744 में शुरू होंगे और 1763 तक चलते रहेंगे, जिनकी चर्चा हमें इस क्लास में करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको याद होंगी और रिवीजन भी हमने कर लिया है। प्रतिदिन हम ये रिवीजन किया करेंगे ताकि अगर आप नहीं भी पढ़ पाए हैं तो कम से कम एक बार क्लास में आकर के आप चीज़ों को पढ़ लें। तो सर हमें ये तो समझ में आ गया, हमें ये बेसिक सी बात समझ में तो आ गई कि कैसे 1664 में कंपनी की स्थापना हुई, कैसे वो 1668 में भारत आए, और आपने एक घटना और बता दी है। आपने ये भी बता दिया है कि 1742 में डुप्ले जो डुप्ले है दोस्तों, वो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बन के आएगा। कोई बात नहीं सर, लेकिन इसके बीच में कुछ तो हुआ होगा सर। 1668 से लेकर के 1668 से लेकर के 1742 के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर घटित हुआ होगा, कुछ इवेंट्स तो जरूर हुए होंगे। तो अब अगली हेडिंग आप लगाइए। पहली हेडिंग आपने क्या लगाई थी? सामान्य परिचय। अब दूसरी हेडिंग लगाइए 8.2 1668 तथा 1742 के मध्य की फ्रांसीसी गतिविधि। फ्रेंच एक्टिविटीज बिटवीन ठीक। चलिए, तो अब एक एक पॉइंट है पीपीटी पर आएगा, आप मेरे साथ उसे लिखते भी जाएंगे और मैं आपको समझाते जाऊंगा, फिर हम वापस से बोर्ड वर्क करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको मेरे साथ लिखनी है। देखिए, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि कर्नाटक युद्ध से टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कर्नाटक वॉर से आपको एक एक टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें पहली चीज जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्टैब्लिश होती है, और ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि 1664 में 1664 में फ्रांस के वित्त मंत्री कॉलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था, और यह पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी है। इट इज कंप्लीटली अ गवर्नमेंट कंपनी, पूरी तरह से सरकारी कंपनी है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, फिर दूसरा, 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना, फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रांसिस कैरो। अब याद कीजिए इस चीज को भी, हमने कल ही आपको बता दिया था, कल की ही क्लास में हमने चर्चा कर ली थी कि 1668 में जो फ्रांसिस कैरो है
वो जहाजी बेड़ा लेकर के भारत आता है और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाता है। फिर 1669 सेकंड फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम। वो 1669 में अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में खोलते हैं। तो मछलीपट्टनम और सूरत और हुगली, ये तीन ऐसी जगह हैं जहां पर लगभग हर एक कंपनी अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती है। ठीक है। तो 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी। फिर अगला देखें, 1674 वलीकोडापुरम के शासक से जमीन लेकर पांडिचेरी की स्थापना की और पांडिचेरी के संस्थापक का नाम फ्रांसिस मार्टन है, जिसे फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक कहा जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल हमने कुछ शहरों की बात की थी और आप मुझे कमेंट करके बताते जाएंगे, पहले लिख लीजिएगा फिर कमेंट कीजिएगा। तो कल हमने चर्चा की थी सबसे पहले कलकत्ता की। कलकत्ता को बनाने वाला कौन था दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे एक बार। तो सर इसे जॉब चेरनॉक ने बनाया था। वेरी गुड। फिर कल हमने चर्चा की थी मुंबई की। मुंबई को बनाने वाला कौन था सर, गेराल्ड ओगियार। सर मद्रास को बनाने वाला कौन था, तो मद्रास को बनाने वाला था फ्रांसिस डे। और अब चौथा इंपॉर्टेंट शहर आ रहा है पांडिचेरी, और पांडिचेरी को बनाने वाला कौन है दोस्तों, फ्रांसिस मार्टिन। तो ऐसे सवाल मैच द कॉलम में बहुत आ जाएंगे। एक तरफ शहरों के नाम दे देगा, दूसरी ओर आधुनिक संस्थापकों के नाम दे देगा, मॉडर्न आर्किटेक्ट के नाम दे देगा। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो जमीन ली गई थी, एक छोटा सा शासन था वलीकोडापुरम के शासक से। तो वलीकोडापुरम के शासक से जमीन लेकर के फ्रांसिस मार्टिन ने किसकी स्थापना की थी, पांडिचेरी की स्थापना की थी 1674 में। ठीक है। तो हमें इससे एक और जानकारी मिलती है कि जो पांडिचेरी है, जिसमें कराईकल भी आता है, जिसमें माहे भी आता है, जिसमें यनम भी आता है। तो पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये सब फ्रांसीसी बस्तियां कहलाएंगी, ये सब फ्रेंच सेटलमेंट कहलाएंगे। जबकि गोवा, दमन, दीव, इन पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो इन सब को हम पोर्चुगीज सेटलमेंट या पोर्चुगीज बस्तियों के नाम से जानते हैं। अगला देखें, एक और इंपॉर्टेंट सेंटर ये बनाएंगे उसी साल 1674 में कि बंगाल के चंद्रनगर में यह एक बस्ती की स्थापना करेंगे। कहां पर दोस्तों, बंगाल के चंद्रनगर में ये बस्ती की स्थापना करेंगे। इंग्लिश में लिख लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पौंडीचेरी बाय टेकिंग लैंड फ्रॉम द रूरल ऑफ वलीकोडापुरम, फाउंडर फ्रांसिस मार्टिन, फाउंडर ऑफ द फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। अगला क्या लिखा था हमने, कॉलोनी इन चंद्रनगर इन बंगाल। ठीक है। फिर देखें, 1693 यूरोप में डच फ्रांस युद्ध के कारण डचों ने पांडिचेरी छीन लिया। तो डच और फ्रांसीसी पावर के बीच में एक युद्ध होगा और उसमें डच जो है वो पांडिचेरी छीन लेंगे। लेकिन 1697 में दोनों के बीच में एक रिजविक की संधि होगी। ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है, बस हमें पता होना चाहिए। रिजविक की संधि होगी और इस संधि के द्वारा फ्रांस को पांडिचेरी वापस मिल जाएगा। फिर 1721 में ये मॉरिशस पर अधिकार करेंगे, 1724 में ये माहे पर अधिकार करेंगे, 1739 में ये कराईकल पर अधिकार करेंगे और 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनके भारत में आएगा और साम्राज्यवाद की नीति को शुरू करेगा। इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त ध्यान दें कि डुप्ले को इस तरह लिखा जाएगा, जब भी आप डुप्ले लिखें इस तरह से लिखें, DUPLEIX, इस तरह डुप्ले लिखा जाएगा। तो पहले आप ये लिख लीजिए एक बार, बस ये बेसिक चीजें हैं, प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। फिर हमारे मुख्य टॉपिक पर हम वापस आएंगे और डुप्ले की नीतियों का अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी द पॉलिसीज ऑफ डुप्ले। ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिख लीजिए बस। कुछ इसमें बेसिक फैक्ट कवर हो जाते हैं कि कैसे कराईकल मिला, मॉरिशस पर इनका अधिकार हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मॉरिशस की चर्चा अभी हम करेंगे। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने मॉरिशस पर अधिकार किया था। ठीक।
जैसे ही हो जाए तो बता दीजिए। यहाँ सर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हो गया। लुई 14, लुई 14 है दोस्तों, लुई 14। लास्ट में है 1742, 1742, 1742। ठीक, चलिए हो गया। अब वापस आते हैं। अब देखो दो चीजें करना है दोस्तों, आपको ध्यान दीजिएगा। एक तो जो मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगा वो आपको बनाना है अपने चित्र के रूप में, और फिर मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक जो अब मैं बोलने वाला हूँ वो दोनों तरीके से हम लिखेंगे। तो बोर्ड वर्क जो मैं करूंगा उसे भी आप लिख लीजिएगा, और फिर जो मैं डिक्टेशन आपको कराऊंगा वो भी आप कर लीजिएगा। चलिए, तो अगली हेडिंग लगाएंगे अब सभी लोग। नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं दोस्तों हम, 8.3। हमारी अगली हेडिंग, अब भी हेडिंग लगा लीजिए, 8.3, डुप्ले की नीतियां। पॉलिसी ऑफ डुप्ले, ठीक है, डुप्ले की नीतियां। ओके, ध्यान देंगे आप लोग। तो देखें, जो डुप्ले है दोस्तों, ये 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ, नियुक्त हुआ। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड एज अ फ्रेंच गवर्नर इन 1742, ठीक है, अपॉइंटेड एज अ फ्रेंच गवर्नर इन 1742। तो 1742 में ये फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त होता है, ये फ्रेंच गवर्नर के रूप में भारत आता है। और इसके बाद जैसा हमने कल देखा था कि 1742 के पहले, बिफोर, और 1742 के बाद, आफ्टर, क्या हुआ था दोस्तों? तो कल हमने जाना कि दोनों में फ्रांसीस नीतियों में परिवर्तन आ गया, जो फ्रेंच की पॉलिसी है उनमें परिवर्तन आ गया। 1742 के पहले फ्रांसीसी, फ्रांसीसी मात्र, मात्र व्यापार पर, व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, मात्र व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। फ्रेंच वर फोकस्ड ऑन द ट्रेड बिफोर 1742, वो सिर्फ व्यापार पर फोकस कर रहे हैं। पर आफ्टर, व्यापार तो रहेगा, पर व्यापार के साथ साथ विस्तारवाद भी रहेगा। अब इसका कारण हमें समझना होगा, तो पहले समझेंगे फिर आप बाद में इसे लिखना। पहले मैं आपको समझा देता हूं अलग से, ट्रेड प्लस एक्सपेंशन। तो सवाल आपके मन में भी आना चाहिए, सवाल ये आना चाहिए कि सर ऐसा क्या हो गया कि 1742 के बाद जो फ्रांसीसी कंपनी है उसने विस्तारवाद का रास्ता चुन लिया, उसने एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपना लिया। देखिए, इसमें डुप्ले की कोई गलती नहीं है। इस समय फ्रांस की जो आर्थिक हालत है, जो फ्रेंच का इकोनॉमिक सिस्टम है, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कल मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी और एक छोटा सा हिंट दिया था कि फ्रांस एक ऐसे देश के रूप में यूरोप में है
जो अननेसेसरी ताऊ बनता है। होते हैं ना कुछ लोग, आपने देखा होगा कि जो किसी के भी मुद्दे में अपनी नाक घुसेड़ लेते हैं। कई लोग ऐसे होंगे, आपने भी देखा होगा कि किसी का भी कोई मुद्दा है, भैया चलो हम उसमें ताऊ बनने के लिए आ जाते हैं। तो फ्रांस एक ऐसा ही देश है जिसे हर जगह सरपंच बनना है, जिसे हर जगह ताऊ बनना है, हर किसी के मामले में नोक-झोंक करनी है। तो फ्रांस अपने आप को हमेशा युद्ध में उलझा लेता था, और फिजूल के युद्ध, जिससे फ्रांस को कुछ खास मिल भी नहीं रहा है, पर फ्रांस उन युद्धों में लगा हुआ है। तो इसकी वजह से फ्रांस का जो इकोनॉमिक पावर है वो बहुत कमजोर हो गया है। अब फ्रांस के पास पैसा नहीं है, और पैसा किस चीज के नहीं है। इवन आप सोचिए कि फ्रांस के पास पैसे की इतनी कमी आ गई कि वो भारत भी, वो इंडिया भी पैसा नहीं भेज पा रहे थे। तो आप मुझे बताओ, अगर ये भारत पैसा नहीं भेजेंगे तो भारत से माल कैसे खरीद करके वापस ले जाएंगे? तो ट्रेड तो होगा नहीं। तो फ्रांस की सरकार ने ये कहा डुप्ले से, या डुप्ले को ये बोल करके भेजा कि देखो भैया डुप्ले, तुम कोई एक ऐसी व्यवस्था जमाओ कि जिससे हमें फ्रांस से किसी भी प्रकार का पैसा भारत ना भेजना पड़े, लेकिन भारत से चीजें फ्रांस आ जाएं। अच्छा व्यापार है। ऐसा व्यापार कौन नहीं चाहेगा कि जिसमें निवेश शून्य हो और जो अर्निंग है वो अर्निंग ही अर्निंग हो। तो डुप्ले से कहा कि यार डुप्ले, तुम वहां पर जाओ और एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि जिससे हमें यहाँ से पैसा ना भेजना पड़े, लेकिन तुम वहां से हमें सामान भेजते रहो। तो डुप्ले ने कहा इसका तो एक ही तरीका है। तरीका क्या है? तरीका ये रहेगा कि हमें भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए, उसने कहा कि मान लो हमने इतने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो अब यहां पर जितनी भी जमीन है, तो उस जमीन पर भी हम टैक्स लगाएंगे, जिसे हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं। यहां पर हम टोल टैक्स वसूल करेंगे। यहां पर हम जब सामान खरीदेंगे तो वो बहुत ही सस्ती कीमतों पर खरीदेंगे, ठीक है, पर यहां से हमें टैक्स मिलने लगेगा, और इसी टैक्स से मिले हुए रेवेन्यू का प्रयोग हम भारत में सामान को खरीदने के लिए करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया डील है। अच्छा डील है कि भैया आप एक क्षेत्र पर अधिकार कर लीजिए, वहां से आपको टोल टैक्स मिलने लगेगा, वहां से आपको व्यापार का कर मिलने लगेगा, और वहीं से आप बढ़िया लैंड रेवेन्यू भी कमाओ, और वहां से जो पैसा आया भारत से सामान खरीदो और फ्रांस भेज दो। अक्षय कुमार की याद आ गई, पैसा ही पैसा होगा, है कि नहीं? तो डुप्ले ने इसीलिए विस्तारवाद की नीति को अपनाया। तो क्या एक शब्द में मैं ये कह सकता हूं, और क्या इस शब्द के अर्थ को आप आगे समझ पाएंगे? अगर मैं एक शब्द में आपसे ये कह दूं कि यह विस्तारवाद की नीति का कारण, इसका जो मुख्य कारण है वो क्या था? वो था फ्रांस की फ्रांस की बुरी आर्थिक, बुरी शब्द अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, दयनीय लिख दीजिए। दयनीय भी होता है, ठीक है, लेकिन फ्रांस की दयनीय आर्थिक स्थिति, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस। तो अब ये पूरी कहानी आपके दिमाग में रिपीट हो जानी चाहिए कि हाँ सर ने क्या बताया था, इसका क्या कारण था। तो फिर उन्होंने 1742 के बाद विस्तारवाद की नीति अपनाई। तो विस्तारवाद किया कैसे गया, ये भी समझने वाली बात है कि सर आपने कहा कि एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई, पर एक्सपेंशन किया कैसे? तो इसके लिए डुप्ले ने पहला काम यह किया कि भारतीय भारतीय शासकों के भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। ही इंटरवीन इन द इंटरनल इश्यूज ऑफ इंडियन। अब ये पहली बार हो रहा है भारत में कि जब भारत के क्षेत्रीय शासकों के मामलों में विदेशी कंपनियां इंटरवीन करेंगी। और आप मुझे बताओ, अगर फ्रांसीसी इंटरवीन करेंगे तो क्या अंग्रेज शांत रहेंगे? वो क्यों शांत रहेंगे, वो तो और ज्यादा तलाश में है। तो ये क्या करेंगे, अब इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। तो इसकी शुरुआत तंजौर से होगी।
तंजौर में एक उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ेगा और तंजौर में ये क्या करेंगे, एक पार्टी को सपोर्ट कर देंगे, फ्रांस। और जैसे ही तंजौर में ये एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो बदले में इन्हें भूमि का एक बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। अब तंजौर में जब दूसरी बार सक्सेसर का क्राइसिस होगा, दूसरी दूसरी बार जब उत्तराधिकार का युद्ध होगा, तो उसमें अंग्रेज एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे और अंग्रेज एक पार्टी को सपोर्ट करके वह भी एक देवी करिक नाम की जगह है, तो देवी कराई नाम की जगह को ब्रिटेन भी अपने हाथ में ले लेंगे। अब उन्हें लालच आ गई कि चलो भैया, एक जुए की तरह ही तो हो गया कि हमने एक पार्टी को सपोर्ट किया, हमें जमीन मिल गई और उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट उद्देश्य जमीन को प्राप्त करना ही है। तो फिर वो दोबारा ऐसा करेंगे और इस बार वो बड़े लेवल पर ये काम करेंगे। इस बार वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल हो जाएंगे और एक एक पार्टी चुन लेंगे। अंग्रेज अनवरुद्दीन को सपोर्ट करेंगे जो कर्नाटक का नवाब है, और वहीं फ्रांसीसी चंदा साहब को सपोर्ट करेंगे। अंग्रेज नासिर जंग को सपोर्ट करेंगे जो हैदराबाद के निजाम का बेटा है, तो वहीं फ्रांस मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेंगे जो कि नासिर जंग का भांजा है। तो ये दोनों इस तरह से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे, इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरवीन करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत फ्रांसीसियों ने की थी, लेकिन उसको खत्म कौन करेंगे, अंग्रेज। अंग्रेज इससे बड़ा फायदा उठाएंगे, बड़ा लाभ उठाएंगे। ये तो पहला मसला हो गया कि ठीक है सर, ये पहला तरीका है जो आप हमें बता रहे हो, इसके अलावा कोई और तरीका था? बिल्कुल। दूसरा तरीका, माना जाता है कि डुप्ले वह व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत की थी। इंग्लिश में कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि व्यवस्था, सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की। फिर कैसे, सहायक संधि क्या होती है? तो सहायक संधि को एक्चुअल में जो भारत में लाएगा वो लॉर्ड वेलेजली है, 1798-99 में वो आएगा, अभी समय है उसको आने में। पर कहा जाता है कि इसकी नींव फ्रांस के गवर्नर डुप्ले ने डाली थी। डुप्ले ने एक ऐसी पॉलिसी प्रपोज की राजाओं के सामने जिसमें डुप्ले ये कहता था कि हम आपकी रक्षा के लिए फ्रांस की सेना आपको दे रहे हैं, लेकिन बदले में हमें आपसे कुछ पैसा चाहिए और हमें ये कमिटमेंट भी चाहिए कि अगर आप कभी भी अंग्रेजों से लड़ाई करोगे या विदेशियों से लड़ाई करोगे तो हमें इन्फॉर्म करोगे। हमें क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे। तो कहा गया कि डुप्ले ने एक प्रकार की सहायक संधि व्यवस्था को ही शुरू किया था, क्योंकि इसी को बहुत अच्छे से लीगल फ्रेमवर्क के तरीके से आगे आकर के लॉर्ड वेलेजली इंडिया में लागू करेगा। तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया। चंदा साहब से ये पैसे लिया करते थे कि हम आपको सेना दे रहे हैं, या तो आप हमें पैसे दे दो या हमें जमीन का टुकड़ा दे दो। ठीक है, यही डील ये मुजफ्फर जंग से करेंगे। फिर मुजफ्फर जंग के बाद उसका बेटा सलावत जंग आएगा, तो सलावत जंग के साथ भी यही डील की जाएगी। तो ओवरऑल यही डीलिंग दोनों के साथ की जाती है। तो सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका जो था वो सीधा था युद्ध। तीसरा तरीका क्या था? युद्ध, अर्थात वॉर, बैटल। और इनके अंग्रेजों के साथ तीन युद्ध होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, अभी मैं लिखवा दूंगा, और फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर। अभी आप सिंपल तरीके से लिख लीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो ये डुप्ले की इनिशियल पॉलिसी। और अभी हमें डुप्ले के बारे में विस्तार से लिखना है। अभी आप सिर्फ इतना बना लीजिए और मुझे बताएं, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई कि डुप्ले इंडिया आया, डुप्ले ने इंडिया आकर के एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई? तो क्यों अपनाई मैंने वो भी आपको बता दिया। फिर उसने काम कैसे किया? तो भैया पहला काम, उसने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। दूसरा, सहायक संधि व्यवस्था। और तीसरा, जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में तीन युद्ध हुए जिन्हें तीन कर्नाटक युद्ध या थ्री कर्नाटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई है? अगर आई है तो मुझे एक बार बता दीजिए, फिर मैं आपको कुछ बातें लिखवाऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, वो भी अभी शीतल वो आपको समझ में आएगी, अभी तो मैंने बस आपको हिंट कर दिया है। ठीक है, वो तो मैंने अभी आपको हिंट कर दिया है। ऑल क्लियर? चलिए, तो अब एक काम करो दोस्तों, एक नोट डाल दो, एक नोट डालो, और नोट में 6-7 लाइनें आपको लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, एक नोट डालिए और फिर जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप लिखते जाइएगा। 1 सेकेंड दीजिए बस मुझे, हाँ। अच्छा, नोट मत डालो, मैं लिखवा देता हूँ। ये हो गया 8.3। अब यहां पर आप लिखो 8.4, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक वॉर। हेडिंग लगाइए अगली और लिखिए इसमें। अब पहली चीज मैं बता दूं आपको, ये मैप बना लेना फिर लिखना। एक मैप बना लेना बाजू में इस तरह से। तो कल हमने आपको बता दिया था कि जिस कर्नाटक की हम बात करेंगे, इन तीनों युद्धों में जिस कर्नाटक की हम चर्चा कर रहे हैं वो ये वाला क्षेत्र नहीं है। आज आप कर्नाटक को यहां देखते हो, पर हम इस कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं। जो उस समय कर्नाटक का क्षेत्र था वो हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था, और मद्रास और पांडिचेरी वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो हिस्सा आता था दोस्तों, इसी को हमने क्या कहा है, तो इसी क्षेत्र को कर्नाटक कहा जाता था उस समय। ठीक है, और ऊपर जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को उत्तरी सरकार कहा जाता था, नदर्न सरकार कहा जाता था। तो ये भी याद रखने वाली बात है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने शुरुआत में इतिहास पढ़ा तो कर्नाटक युद्ध बहुत लंबे समय तक, इवन इतिहास को पढ़ के मैं आगे भी निकल गया, कभी लोकेशन नहीं बताई, तो मुझे यही लगा कि कर्नाटक युद्ध का मतलब इसी मैसूर वगैरह वाले क्षेत्र में युद्ध हुए होंगे। तो पहले ये जरूर बना लेना कि ये कर्नाटक है। चलिए, तो मैं बोलूं, लिखना शुरू करेंगे अब आप। ठीक है, तो पहले एक पैराग्राफ बनाना बढ़िया तरीके से, और फिर 1 2 3 पॉइंट लिखना। ठीक, चलिए लिखेंगे आप लोग। नहीं, हम तीनों कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर तीनों लिखा है, 1744 से 1763। ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले अभी लिखिए आप। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, लिखिए। तथा कथित कर्नाटक राज्य, लिखना शुरू करेंगे प्लीज। तथा कथित कर्नाटक राज्य वर्तमान कर्नाटक प्रांत में स्थित, लिखिए, तथा कथित कर्नाटक राज्य, तथा कथित कर्नाटक राज्य तथाकथित कर्नाटक राज्य वर्तमान कर्नाटक प्रांत में स्थित न होकर, वर्तमान कर्नाटक प्रांत में स्थित न होकर, वर्तमान कर्नाटक प्रांत में स्थित न होकर पूर्वी समुद्र तट पर, पूर्वी समुद्र तट, पूर्वी समुद्र तट ब्रैकेट में कोरोमंडल तट, पूर्वी समुद्र तट ब्रैकेट में कोरोमंडल तट पर स्थित, पर स्थित राज्य था, पर स्थित एक राज्य था। इंग्लिश में लिखिए। कर्नाटक वॉज अ स्टेट, कर्नाटक सी से शुरू कीजिए, सी। कर्नाटक वॉज अ स्टेट लोकेटेड, लोकेटेड between Pondicherry and Madras, located between Pondicherry and Madras, near, near Coromandel coast, near Coromandel coast। इसी में कंटिन्यू करके लिखिए। कर्नाटक का, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक का राज्य हैदराबाद,
हैदराबाद रियासत के अधीन आता था। कर्नाटक का राज्य हैदराबाद रियासत के अधीन आता था। हालांकि हालांकि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन हालांकि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करता था। स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करता था। ठीक है, स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करता था। इंग्लिश में लिखिए कर्नाटक वॉज अ पार्ट ऑफ हैदराबाद स्टेट ब्रैकेट में कोरोमंडल तट बोला था मैंने। कर्नाटक वॉज अ पार्ट ऑफ हैदराबाद स्टेट बट नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन used to behave as an independent ruler as an independent ruler। अब देखो, ये बात समझने वाली बात है दोस्तों कि इस समय एक नया राज्य बन के उभरा है और उस राज्य का नाम है हैदराबाद। और हैदराबाद का जो शासक है उसका नाम है निजाम उल मुल्क। तो निजाम के अंडर में ही कर्नाटक आता था, लेकिन कर्नाटक पर निजाम का ज्यादा नियंत्रण नहीं था। तो जो अनवरुद्दीन है वो कहने को तो हैदराबाद के अंदर आता था, लेकिन वहां पर हैदराबाद के निजाम की कुछ भी नहीं चलती थी। वहां पर पूरी शक्तियां अनवरुद्दीन के हाथ में थी। अच्छा, यही एग्जैक्ट कंडीशन आपको बंगाल में भी देखने मिलेगी। बंगाल का जो नवाब होगा, आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, अलीवर्दी खान के बारे में पढ़ेंगे, मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ेंगे। तो मुर्शिद कुली खान कहने को तो मुगल साम्राज्य का हिस्सा है बंगाल, और वो मुगल बादशाह के अंदर में आ रहा है, लेकिन मुगल बादशाह का कोई भी अधिकार बंगाल पर नहीं बचा था। बेसिकली मुर्शिद कुली खान ही बंगाल का एक्चुअल रूलर बन जाता है। तो उसी तरह कर्नाटक आ तो हैदराबाद के अंदर रहा है, लेकिन कर्नाटक का जो राजा है अनवरुद्दीन, वह स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा है। वो इंडिपेंडेंट होकर के शासन कर रहा है, जिस पर निजाम का कोई नियंत्रण नहीं है। अब जब आप मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें जान पाएंगे कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो भारत में 3 नए राज्यों का उदय होता है। एक अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा हैदराबाद। वो अगली कहानी है। चलिए, यहां तक हो गया। इसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए लिखिए कि 1740 के उपरांत कर्नाटक और हैदराबाद के क्षेत्र में उपजी राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम 3 कर्नाटक युद्ध थे। इंग्लिश में लिखिए, थ्री कर्नाटिक wars were the result of three Carnatic war were the result of three Carnatic war were the result of political anarchy occurred in Hyderabad and Karnataka after 1740 ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर जो आपने पैराग्राफ लिखा है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी कॉपी है।
इस तरह आपने पैराग्राफ लिखा होगा पूरा जो भी मैंने बोला है। अब यहाँ पर आप 3 युद्ध लिख लीजिए। एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, वही डायग्राम आप बना लीजिएगा। क्या? एक मिनट हाँ। ठीक, तो पहला कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के बीच में हुआ। और तीसरा युद्ध 1756 से शुरू होकर के 1763 तक चलेगा। तृतीय युद्ध ओके, ये 3 कर्नाटक युद्ध हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इन्हीं की चर्चा हमें करनी है। तो ये 3 युद्ध होंगे और जैसा मैंने लिखा कि 1744 में शुरू होगा और 1763 में इसकी समाप्ति होगी। ये इनका सीक्वेंस रहेगा। लिख लिया है आपने? तो अब हम पहले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नवाब के बड़े अधिकारी, ये कहाँ पर आप लोग पहुंच गए हो अभी बताइए। हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं दोस्तों? तो हम यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक के बारे में। आप लोग तुरंत जाकर के प्लासी में पहुंच गए हो, है ना? तो अभी प्लासी में पहुंचने की आवश्यकता है नहीं आपको। प्लासी में पहुंचने की आवश्यकता भी है नहीं आपको दोस्तों। अभी आप यहीं रहिए। जब हम प्लासी में आएंगे तो वहां हम चर्चा करेंगे कि एक विश्वासघात था, ये था, वो था, उसकी जानकारी हम वहां पर ले रहे होंगे। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया दोस्तों। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात हम करेंगे। हाँ, ये अच्छा सवाल है एकलव्य का कि सर ये युद्ध इतने लंबे समय तक कैसे हो रहे थे। बिल्कुल सही है। देखिए, आपने कई बार युद्ध के बारे में पढ़ा होगा कि युद्ध 7 साल, 8 साल, 9 साल चला। तो हमें ये लगता है कि 7 साल ये एक दूसरे से लड़ते रहे। नहीं, जैसे इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यूक्रेन और रशिया, बिल्कुल तुरंत का एग्जाम्पल लो। और दूसरा इजराइल और जो गाजा पट्टी में हो रहा है, ठीक है, इजराइल हमास के बीच में जो चल रहा है। तो इसमें भी आप देखो, यूक्रेन रशिया वॉर को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, डेढ़ 2 साल होने वाला है ऑलमोस्ट। तो ये युद्ध चल कैसे रहा है? ये युद्ध ऐसे चल रहा है कि जरूरी नहीं कि हर दिन बैटल पे ही काम हो रहा हो। आज हो गया, पता पड़ा 1-2 हफ्ते तक कोई भी आवाज नहीं है, किसी ने भी कोई अटैक नहीं किया। फिर अटैक कर दिया, 3-4 दिन तक अटैक हुआ, फिर रुक गए, फिर 1 महीने तक रुके हैं, फिर अटैक कर दिया। तो युद्ध ऐसे चला करते थे। और एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी सीख लीजिए इतिहास में। यहां लिखा है प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये तो हमने एक बड़ा नाम दे दिया, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं, अलग अलग नाम आप पढ़ोगे। आप त्रिचनापल्ली का युद्ध पढ़ोगे, आप सेंट थोमे या अडेयार का युद्ध पढ़ोगे, आप अंबूर का युद्ध पढ़ोगे, आप राव मेहर का युद्ध पढ़ोगे। तो ये इसके छोटे हिस्से हैं। तो एक लड़ाई ऐसे नहीं चलती कि बिल्कुल चलती ही जा रही है। ठीक है, शुरुआत होती है, फिर झड़प होगी, फिर रुकेंगे, झड़प होगी, रुकेंगे, ऐसे युद्ध चलते हैं। इसीलिए ये लंबे समय तक चलते रहे, बड़े लंबे समय तक ये युद्ध चलते रहे। ठीक, हाँ, चले। तो अब हम पहले समझेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में और फिर हम आगे जानेंगे। तो चलिए अगली हेडिंग आप लगाएंगे 8.5।
और लिखते जरूर जाइएगा जो भी मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो 8.5 और ये युद्ध है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है कर्नाटक के युद्ध के बारे में। सबसे पहले हम इसके कारण का अध्ययन करेंगे, फिर हम सेंट होमे या अडेयार का युद्ध। देखिए, जैसे मैंने कहा था ना कि कर्नाटक का युद्ध एक बहुत बड़ी पिक्चर है, इसी के बीच में एक छोटा सा युद्ध भी होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इतिहास में, अडेयार का युद्ध। स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, ये डेट आपको याद करनी है। ठीक है, फिर हम इसके परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। वाह, एक्स ला कापल संधि। ठीक है, एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म होगा। ठीक, और फिर हम इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे, हम इसके इम्पैक्ट को पढ़ेंगे, इसी को महत्व भी कहा जाता है। तो इतने भागों में बांट करके हमें इसके बारे में पढ़ना है। हम कारणों का अध्ययन कर रहे होंगे, कारणों के बाद आगे जाकर के हम सेंट थॉमे का युद्ध पढ़ेंगे, हम परिणाम के बारे में बात करेंगे और फिर आगे जाकर के हम इसके महत्व का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इतने भागों में बांट करके हम इसे पढ़ेंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि कुछ समय तक आप मुझे बहुत ध्यान से सुने और पहले इस युद्ध को समझ लें और फिर मैं आपको आगे जाकर के ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हम लिखवा देंगे, आपको नोट करा देंगे। पर पहले आप बहुत ध्यान से इस युद्ध को समझें। तो अब सारी चीजों को भूल जाइए, लिखवा मैं आपको बाद में दूंगा, पहले बस एक कहानी के तौर पे इस युद्ध को समझो कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। बड़ा मजेदार युद्ध है, आपको बहुत सारी बातें इसमें समझ में आएंगी। तो देखिए, हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं सर, पहले हम कारणों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये बात पता चल गई है सर कि 1744 और 1748 के बीच में फ्रेंच बनाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो युद्ध हुआ उसी को हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कहते हैं। ठीक है सर, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसके कारण क्या थे, आखिर इसका रीजन क्या था। तो देखो, सबसे पहला कारण तो था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहा था वो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप ये चाहोगे, मैं फ्रैंकली बिल्कुल ईमानदारी से बताना, अभी बहुत नैतिक होने की चर्चा मत करना, ठीक है। आपसे अगर मैं कहूं कि भैया आपकी एक इलाके में बहुत बढ़िया फुल्की की दुकान है, फुल्की मतलब होता है गोलगप्पा, हमारे यहाँ उसको फुल्की बोलते हैं, आप हो सकता है अलग क्षेत्र में क्या बोले। तो आपकी एक क्षेत्र में दुकान है कि भैया बनारस में आपकी फुल्की की दुकान है, तो क्या आप चाहोगे कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आके फुल्की की दुकान खोले? और मान लो अगर दूसरे व्यक्ति ने वहां फुल्की की दुकान आके खोल ली, तो आप जब उससे मिलोगे तो बड़ा हेलो कैसे हो क्या हो, लेकिन मन में क्या कहोगे? भैया इसकी फुल्की खराब है, इसकी फुल्की की दुकान बंद हो जाए, इसका नाश मिट जाए, इस प्रकार की बातें करोगे। तो यार अंग्रेज क्यों चाहेंगे कि उनके लिए कोई कंपटीशन पैदा हो, और फ्रांसीसी चाहेंगे कि भैया अंग्रेज यहां से हट जाए, पूरा व्यापार हमें मिल जाए। तो दोनों का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था कि दोनों भारत के व्यापार पर एकाधिकार कायम करना चाहते थे, दोनों इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो आगे से भली कहते हैं हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, लेकिन पीछे वही चल रहा है, चुगली, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की टांग खींचना। क्योंकि फुल्की की दुकान अब तक हमारी है, हमें बहुत पसंद है, तुम्हारी जिस दिन लगना शुरू हो गई, दुख तो होगा, दर्द तो होगा। तो ये सबसे पहला कारण यही था
कि दोनों चाहते थे कि भारत के व्यापार पर उनका एकाधिकार हो और कोई कंपनियां ना हो। और अंग्रेज तो बड़े और आतुर कि भैया हमने भी पुर्तगालियों को हराया है, डचों के से भी हमारी लड़ाई चल रही है, तो मलक बीच में कूद पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो यही था। ये तीनों कर्नाटक युद्ध का कारण है, ये सिर्फ पहले का कारण नहीं है, ये तीनों में कॉमन है। तो आपसे पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, तीनों में ये पॉइंट कॉमन है कि दोनों भारत के व्यापार पर एकाधिकार चाहते थे। दोनों क्या चाहते थे? इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली चाहते थे। बोलो बताओ, पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, पहला पॉइंट बड़ा आसान है। आई विश कि आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। बताइए एक बार कमेंट करके। ठीक, चलो बहुत बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरा कारण, अब आपको और मजा आने वाला है। मूल रूप से भारत में यह पहला युद्ध होना ही नहीं था। भारत में इस युद्ध की शुरुआत हुई क्योंकि दोस्तों यूरोप में, देखना दोस्तों, यूरोप में ऑस्ट्रिया, एक नया ही देश, यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो। भारत में ये युद्ध होना ही नहीं था, दोनों के बीच में अभी युद्ध होना ही नहीं था, वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम की एक जगह है और यहां पर सक्सेशन वॉर शुरू हो गया। इसकी वजह से भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। ऐसी बात कर रहे हो सर? भारत यहां, इंग्लैंड यहां, फ्रांस यहां, ऑस्ट्रिया यहां। सर इन दोनों की बात हो रही थी, तीसरा बीच में कहां से आ गया? अब इस कहानी को जरा समझने का प्रयास करो। तो हमने क्या बताया था आपको कि फ्रांस की एक आदत है कि फ्रांस को हर किसी के मसले में घुसना पड़ता है। और फ्रांस जब किसी के मसले में घुसता है तो ना चाहते हुए भी दूसरे देशों को भी उस मसले में घुसना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उन देशों को घुसना पड़ता है मसले में। अब कहानी को सुनो जरा ध्यान से। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में, फ्रांस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है ऑलमोस्ट। ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है। तो ऑस्ट्रिया में एक एम्पायर है जिसे हैब्सबर्ग साम्राज्य कहा जाता है। ऑस्ट्रिया में कौन सा राज्य है? तो ऑस्ट्रिया में एक साम्राज्य है जिसे हैब्सबर्ग साम्राज्य कहा जाता है, जिसे हैब्सबर्ग एम्पायर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूं और ऑस्ट्रिया में एक साम्राज्य कौन सा है? हैब्सबर्ग। और हैब्सबर्ग के राजा हैं और राजा का नाम है चार्ल्स दी सेकेंड, चार्ल्स द्वितीय, ये राजा का नाम है। अब राजा की हो जाती है मृत्यु, डेथ, राजा की डेथ हो गई। और राजा की डेथ ऑलमोस्ट 1739-40 के आसपास होती है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर लगभग इसी के आसपास राजा की डेथ होती है। अब जैसे ही राजा खत्म हुए तो सवाल आया कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा की कोई संतान, एक ही पुत्री है और राजा की जो पुत्री है उनका नाम है मारिया थेरेसा। राजा की बेटी का नाम क्या है? मारिया थेरेसा, जो कि राजा की पुत्री है। तो इन्होंने कहा कि अब मैं हैब्सबर्ग साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगी और मैं हैब्सबर्ग एम्पायर की अगली शासक बनूंगी। फ्रांस बहुत देर से इस फिराक में था कि कैसे चार्ल्स द सेकंड की डेथ हो, अगला सक्सेसर कोई मिलेगा नहीं और हम ऑस्ट्रिया को अपने पास मिला लेंगे। फ्रांस के अलावा यहाँ एक और देश है, जर्मनी। उस समय जर्मनी नहीं कहा जाता था, उस समय इसे प्रशा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रशा कहा जाता था। तो इसमें जैसे ही मारिया थेरेसा ने यह कहा कि देखो अब कोई नहीं है, इसीलिए मैं हैब्सबर्ग साम्राज्य की अगली रानी बनूंगी। अब आप सोच के देखो कि एक व्यक्ति सालों से वेट कर रहा है कि भैया ये मरे, जैसे ही ये मरे मैं इसको दबोच लूं, इत्ते में मारिया थेरेसा बीच में आ गई। अब जैसे ही मारिया थेरेसा बीच में आई तो इसका विरोध किसने किया? तो इसका विरोध दो देशों ने किया। एक देश है फ्रांस और दूसरा देश है प्रसा, मुख्य रूप से जर्मनी वाला इलाका। इन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं मानते, हम मारिया थेरेसा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
अब मारिया थेरेसा ने किससे मदद मांगी? तो मारिया थेरेसा ने मदद मांगी, इसका समर्थन किसने किया? तो इसका समर्थन कौन करेगा? बट नेचुरल सी बात है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के साथ साथ रूस। तो ब्रिटेन और रूस मारिया थेरेसा के समर्थन में आ गए, और दूसरी ओर जो फ्रांस और प्रशा है वो इनका विरोध करने लगे। बस क्या था, ऑस्ट्रिया का मैदान, ना मेरा तुझसे कुछ लेना ना तुझे मुझे कुछ देना, इन दोनों की आपस में लड़ाई चालू हो गई। और 1740 में इस युद्ध की शुरुआत हुई, 1740 में इस युद्ध की शुरुआत हुई, और 1748 तक ये युद्ध चलता रहा। और इस युद्ध को कहा जाता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है सर, हमें ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वॉर भी समझ में आ गया कि वहां पर ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग एम्पायर है, चार्ल्स दी सेकंड मर गया है, मारिया थेरेसा क्लेम कर रही हैं कि वो अगली रानी बनेंगी, इसका विरोध कर रहे हैं फ्रांस और प्रशा, और समर्थन कर रहे हैं ब्रिटेन और रूस। लेकिन सर अभी भी ये समझ नहीं आया कि भारत में युद्ध क्यों? प्रशा चल रहा है, ऑस्ट्रिया में मामला चल रहा है, भारत में युद्ध। तो समझें इस बात को। एक छोटा सा ना रूल सा बन गया था कि इस समय ये जो देश है ना, जिसमें फ्रांस आ रहा है, पुर्तगाल आ रहा है, स्पेन आ रहा है, और ब्रिटेन आ रहा है, तो इन देशों के उपनिवेश अलग अलग जगह पर हुआ करते थे। जैसे इनकी कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका में भी थी, इनकी कॉलोनी अफ्रीका में भी थी, और ये तो हम जानते ही हैं कि भारत भी इनकी कॉलोनी थी, इंडिया में भी इनकी कॉलोनी थी। तो युद्ध कहाँ हो रहा है? युद्ध हो रहा है यूरोप में। तो भैया जैसे ही यूरोप में ये आपस में भिड़े, जैसे ही यूरोप में ये आपस में भिड़े, इन तीनों जगह भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध होने लगा। उत्तर अमेरिका में एक युद्ध शुरू हुआ जिसे किंग जॉर्ज युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे किंग जॉर्ज का युद्ध कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में किंग जॉर्ज का युद्ध शुरू हो गया, किंग जॉर्ज वॉर। ठीक है, अफ्रीका में बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, और भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। और कारण क्या है? यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रिया का यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, जो 1740 से शुरू होकर के 1748 तक चला। तो यहां भी लड़ने लगते थे, और ये हमेशा करते थे। ठीक है, ये हमेशा करते थे बेचारे। मैं बार बार एक ही डायलॉग मारता हूं आपसे कि यहां दोनों साथ में भी बैठे होंगे ना, अब यहां लड़ाई चालू हो गई तो वो यहां लड़ना शुरू हो जाएंगे। अब एक जरूरी बात सुनो, एक जरूरी बात यह है दोस्तों कि फ्रांस कभी भी डुप्ले डुप्ले 1742 में भारत आया, डुप्ले कभी भी नहीं चाहता था कि भारत में यह युद्ध हो। समझिएगा इस बात को, फ्रांस नहीं चाहता था कि भारत में इस युद्ध की शुरुआत हो। तो आपके दिमाग में आएगा क्यों? कारण वही कि इस समय फ्रांस के पास पैसा नहीं है, और फ्रांस में एक नियम था कि हर बार जब एक जहाज फ्रांस से निकल करके भारत आता था तो वो कुछ पैसे उधार लेता था व्यापार करने के लिए। मान लीजिए कि मैं एक जहाज लेकर के फ्रांस से भारत आया, तो मैं एक व्यापारी से 1,000 रुपये उधार लेकर के आऊंगा, और उस 1,000 रुपये का प्रयोग मुझे यहाँ से सामान खरीदने में करना है। मैं भारत में सामान खरीदूंगा, अपनी जहाज वापस लेकर के जाऊंगा, उस सामान को वहाँ 3,000 रुपये में बेचूंगा, 1,000 व्यापारी के दूंगा, और 2,000 मेरे पास आए। तो पूरा व्यापार इस तरह चलता था। डुप्ले को ये बात पता थी कि फ्रांस की सरकार के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और डुप्ले बहुत बड़ा पैसा फ्रांसीसी कंपनी का उधार लेकर के आया था, जो उसे व्यापार के द्वारा चुकाना था। और अगर युद्ध हो जाता, जो कि हुआ, तो वो पैसा डुप्ले ने कहाँ पर खर्च करना पड़ा? युद्ध में खर्च करना पड़ा। तो डुप्ले और फ्रांस नहीं चाहते थे कि भारत में कभी भी युद्ध हो। तो ये इसका दूसरा कारण है दोस्तों कि चूंकि यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, यूरोप में सक्सेशन वॉर शुरू हुई, तो यहां पर भी युद्ध शुरू हो गया। बताइए, दो कारण समझ में आए? बोलो यस और नो।
बिल्कुल, फ्रांस के बारे में ये बात सही है कि ये दुख साला खत्म ही नहीं होता। यही बात चलती है फ्रांस के बारे में, पूरे समय पर आपको यही बात दिखाई देगी। मुझे बताएं, क्या ये दो बातें आपको समझ में आई? एक कहानी के तौर पर चीजों को सुनते जाइए, ठीक है, एक कहानी के तौर पर चीजों को सुनते जाइए। समझ में आ गई? चलो क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। दो कारण तो हमें समझ में आ गए सर। अब तीसरा कारण क्या है? कोई तो चीज होगी ना जो चिंगारी लगाएगी। चिंगारी भी तो जरूरी है, क्योंकि वहां तो 1740 में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन यहां 1744 में युद्ध शुरू हुआ। ऐसा क्यों? इतनी दूर इतना लंबा समय क्यों लगा सर? क्योंकि कोई चिंगारी नहीं थी, तो अंग्रेजों ने ये चिंगारी जला दी। एक अंग्रेज अधिकारी है दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी है, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है बर्नेट। एक बर्नेट नाम का अंग्रेज अधिकारी है। इसने क्या किया? इसने सितंबर 1744 में फ्रांस के जहाजों को लूट लिया। यहां से चिंगारी लगी। अंग्रेज अधिकारी है बर्नेट, मना भी किया था, डुप्ले गया था मिलने के लिए कि भैया हम युद्ध नहीं चाहते, हम ये वॉर नहीं चाहते, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। तो एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है बर्नेट, उसने क्या किया? फ्रांस के जहाजों पर अटैक कर दिया और उन्हें लूट लिया। बस, चिंगारी लग चुकी थी, अब दूसरा रिएक्शन आना बाकी था। अब तुरंत फ्रांस के ऊपर दबाव बढ़ गया और डुप्ले के ऊपर दबाव बन गया। अब डुप्ले के पास एक समस्या, डुप्ले चाह तो रहा है अटैक करना, समझना, बड़ी अच्छी कंडीशन में है डुप्ले। डुप्ले चाह तो रहा है कि वो अटैक कर दे, लेकिन वो चाह कर भी अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डुप्ले के पास सेना नहीं है, डुप्ले के पास आर्मी नहीं है। तो डुप्ले ने तुरंत फोन लगाया मॉरिशस। फोन नहीं होता था, कुछ भी उसने संदेश भेजा। तो मॉरिशस नाम की एक जगह है, ये भारत का मैप है, यहां आप देखेंगे तो मॉरिशस नाम की एक जगह है। और पिछली स्लाइड में, टॉपिक की शुरुआत में, मैंने आपको बता दिया है कि मॉरिशस पर भी फ्रांस का अधिकार हो चुका है। तो मॉरिशस इसने पैगाम भेजा, और मॉरिशस में एक कैप्टन बैठा हुआ है, मॉरिशस में फ्रांस का एक अधिकारी बैठा हुआ है, और इसका नाम है लाबूर दोने। लाबूर दोने। तो लाबूर दोने, जैसे भारत में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है, ठीक उसी तरह मॉरिशस में लाबूर दोने फ्रांसीसी गवर्नर है। तो डुप्ले ने कहा कि देखो भैया, ऐसी ऐसी हालत है, हमारे जहाज लूट लिए हैं अंग्रेजों ने, हमारे पास सेना है नहीं, हो सके तो तुम हमारी मदद करने के लिए आ जाओ। लाबूर दोने ने कहा बिल्कुल मैं आपकी मदद करने के लिए आऊंगा। और डुप्ले डुप्ले प्लस लाबूर दोने, डुप्ले प्लस लाबूर दोने, दोनों ने मिलकर के, बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, 1744 में दोस्तों, सितंबर 1744 में मद्रास पर अधिकार कर लिया। और अब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए। दे कैप्चर्ड मद्रास। और हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि मद्रास, जहां पर फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट की स्थापना की थी, वो अंग्रेजों का दक्षिण भारत में व्यापार का मुख्यालय है, और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मद्रास। तो डुप्ले ने कहा, बर्नेट ने जहाज पकड़े थे, डुप्ले और लाबूरदाने ने मिलकर मद्रास पर ही अधिकार कर लिया। लेकिन इसी बीच में कहा जाता है कि डुप्ले और लाबूरदाने के बीच में कोई विवाद हो गया और लाबूरदाने वापस चला गया। लेकिन अब फ्रांस के पास मद्रास था और अंग्रेजों के पास उनकी जहाज। तो सर आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये दोस्तों कि इस बात से सबसे ज्यादा समस्या होने लगी कर्नाटक के नवाब को। कर्नाटक के नवाब को। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, ये आपकी जमीन है, जमीन किसकी है? मान लेते हैं ये आपकी जमीन है, आप में से एक व्यक्ति का हमने नाम भी रख दिया, मान लो जतिन नाम का एक व्यक्ति। ये जमीन किसकी है? जतिन की जमीन है, जतिन की, पूरा अधिकार जतिन का है। और भैया इस जमीन पर दो अलग अलग लोग आकर के, मान लो एक नाम हो गया मुकेश और एक नाम हो गया आवेश, मुकेश और आवेश यहां पर लड़े जा रहे हैं। तो यार तुम्हें तकलीफ नहीं होगी
जतिन को नहीं लगेगा कि क्या है भाई, हमारा महत्व ही खत्म है, जमीन हमारी, तुम दोनों लड़ रहे हो, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, तुम युद्ध कर रहे हो। तब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों से कहा कि देखो, मद्रास लौटा दो, मद्रास वापस कर दो अंग्रेजों को, और युद्ध को खत्म करो। फ्रांसीसियों ने कहा, मैं नहीं सुनना। फ्रांसीसियों ने मना कर दिया। आप सोच के देखो जरा, कितना कितना बुरा लगेगा जतिन को। भाई उसकी जमीन, सब कुछ उसका, लड़ तुम दोनों रहे हो। वो व्यक्ति आया कि भैया मत लड़ो, हमारी जमीन पे मत लड़ो, कह रहे हैं हम नहीं सुन रहे तुम्हारी बात, तुम जाओ भाड़ में। एक हमारे गांव में किस्सा हुआ, बचपन की बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक व्यक्ति शराब पीकर शादी में गए हुए थे, और मैं शायद 8वीं 9वीं क्लास में होऊंगा, उस समय की घटना है। तो एक शादी में मैं गया हुआ था। गांव की शादियां, तो शादियां बड़ी, मतलब गांव में माहौल ही होते हैं, शादी हर चीज़ का माहौल होता है। तो शादी में हम गए हुए थे, तो एक व्यक्ति ने बेइंतहा शराब पी ली, बेइंतहा मदिरा का पान कर लिया, और वो जो व्यक्ति है वो गाली गलौज करने लगा। वो घर का बड़ा व्यक्ति था, तो कहा कि भैया संजू भैया को बुलाओ। संजू भैया बड़े सम्माननीय व्यक्ति थे हमारे गांव के, और हर कोई उनकी बात मान लेता था, पावरफुल भी थे, ये भी थे। तो संजू भैया पहुंचे बीच बचाव करने के लिए। उस व्यक्ति ने, जो दारू पिए हुए था, संजू भैया को कूट दिया, संजू भैया का बाजार बना डाला, पूज डाला उनको। कहा कि बताइए संजू भैया का सम्मान कितना ठेस पहुंच गया, कि संजू भैया एक प्रकार से लम्बरदार हैं, वो दारूखोर बेचारे ने संजू भैया का हलवा बना दिया। ठीक है, तो ऐसी ही कहानी यहाँ पर कर्नाटक के नवाब के साथ हो रही थी। तो अनवरुद्दीन को मना कर दिया फ्रांसीसियों ने, और इसकी वजह से सेंट थॉमे का युद्ध होगा दोस्तों। इस घटना की वजह से सेंट थॉमे का युद्ध होगा, जिसमें फ्रांसीसी जीत जाएंगे, और उस युद्ध को जीतने के बाद फिर यूरोप में एक संधि होगी, जिसे एक्स ला सापेल की संधि कहा जाएगा, और उस एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा। तो यूरोप में भी युद्ध खत्म होगा, और भारत में भी युद्ध खत्म होगा। तो मुझे बताओ, 10 मिनट, भारत में ये युद्ध खत्म हो गया। बताइए, क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आई, कारण समझ में आए, रीजन समझ में आए? बोलो यस और नो। क्या ये कारण समझ में आए आपको? ये कारण है। तो अब मैं आपको कारण लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको अगले युद्ध लिखवा दूंगा। बताइए, क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, चलिए तो लिखना शुरू करेंगे अब आप। चलो लिखें। बताओ भैया, लिखना शुरू करें? बता दें एक बार आप मुझे, ये सर लिखवा दीजिए, तो फिर मैं लिखवा दूं आप लोगों को। ये मतलब आई ऑलवेज लव दिस टॉपिक। एक मुझे कर्नाटक वॉर बहुत अच्छा हिस्सा लगता है, दूसरा मुझे बंगाल के दोनों युद्ध बड़े अच्छे हिस्से लगते हैं। इतना कहानियां हैं इन युद्धों के बीच में, और इतने मज़ेदार युद्ध हैं कि आपको लगेगा कि काहे लड़ रहे हो यार, फालतू में ही लड़े जा रहे हो। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। नई मद्रास एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए लिखें, पहला पॉइंट लिखें दोस्तों आप इसमें। कारण में पहला कारण लिखिए, फ्रांसीसियों के आगमन के पश्चात। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, फ्रांसीसियों के आगमन के पश्चात। मैं पहला पॉइंट बोल रहा हूं, नंबर 1। फ्रांसीसियों के आगमन के पश्चात यूरोपीय कंपनियों के मध्य, सॉरी ऐसा लिखिए, फ्रांसीसियों के आगमन के पश्चात, कॉमा लगाइए, भारत में भारत में यूरोपीय कंपनियों के मध्य भारत में यूरोपीय कंपनियों के मध्य व्यापारिक एकाधिकार को लेकर व्यापारिक एकाधिकार को लेकर प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। व्यापारिक एकाधिकार को लेकर प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई।
इस तथा ऐसा लिखें, इस प्रकार, इस प्रकार कर्नाटक की भूमि पर, कर्नाटक की भूमि पर फ्रांस तथा अंग्रेजों के मध्य, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक एकाधिकार की प्राप्ति हेतु, व्यापारिक एकाधिकार की प्राप्ति हेतु युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध आरंभ हुआ। इंग्लिश में लिखिए, आफ्टर द अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, आफ्टर द अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, आफ्टर द arrival of French in India, the trading competition between, ऐसा लिखो, trading rivalry between, the trading rivalry between, trading rivalry between, sorry, trading rivalry among the European companies, trading rivalry among the European companies increased, increased and unstable, unstable Carnatic, Carnatic and unstable Carnatic witnessed, and unstable Carnatic witnessed, unstable Carnatic witnessed the the Carnatic War, Carnatic War between French and Britishers, between French and Britishers to to attain, to attain monopoly, to attain monopoly in, to attain monopoly in Indian trade, to attain monopoly in Indian trade. ठीक, दूसरा लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिखें, इस युद्ध का प्रमुख कारण, इस युद्ध का, इस युद्ध का तात्कालिक कारण, सॉरी, इस युद्ध का तात्कालिक कारण इस युद्ध का तात्कालिक कारण यूरोप में होने वाला, इस युद्ध का तात्कालिक कारण यूरोप में होने वाला ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, और ब्रैकेट में डेट लिख लेना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के ब्रैकेट में डेट लिख लेना ये, ठीक है। तो इस युद्ध का तात्कालिक कारण तात्कालिक कारण यूरोप में होने वाला ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था, जिसमें जिसमें ब्रिटेन तथा रूस, जिसमें ब्रिटेन तथा रूस, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, नाम है आपका संदीप, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन तथा रूस मारिया थेरेसा, मारिया थेरेसा का समर्थन कर रहे थे, मारिया थेरेसा का समर्थन कर रहे थे, जबकि जबकि जबकि
फ्रांस तथा प्रशा, जबकि फ्रांस तथा प्रशा विरोध, जबकि फ्रांस तथा प्रशा विरोध। इंग्लिश में लिखिए, डी इमीडिएट रीजन, द इमीडिएट रीजन behind the first Carnatic War, the immediate reason behind the first Carnatic War was succession war of Austria, succession war of Austria, ब्रैकेट में डेट लिख लेना, सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया, वेयर ब्रिटिश एंड रूस supported, where British and Rus supported, where British and Rus supported Maria Theresa. On the other hand, French and Prussia opposed. हाँ बिल्कुल, फ्रांस एंड प्रशा अपोज्ड। फीमेल का नाम है मारिया थेरेसा। डेट ये लिखा है 1740 से 1748, ये उत्तराधिकार का युद्ध चलेगा, ठीक है, सक्सेशन वॉर चलेगा, ठीक। चलिए, तो फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और इस युद्ध के परिणाम और कुछ कारणों को हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। आज की क्लास मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेना, रीज़न जैसा मैंने आपको बताया कि आई हैवंट स्लीप फॉर द लास्ट नाइट, कंटिन्यूसली आई एम टेकिंग द क्लासेस। तो आपसे मिलेंगे अब मंगलवार के दिन, 25 तारीख को क्रिसमस है, आप क्रिसमस मनाइए, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसा बोला जाता है कि मैरी क्रिसमस, तो हम भी आपको मैरी क्रिसमस बोलते हैं। बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते जाइए। चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा क्योंकि अब कहानियाँ बहुत आएंगी और कंसेप्ट बहुत आएंगे, धीरे धीरे आप इनको रिकॉल करते जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे बंगाल, मैसूर इत्यादि में ब्रिटेन का विस्तार। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।